नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनसा म्यूजिकल्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट है सेल आई कंपेयर दी, जो हमारे BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसी चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। तो टाइटल रहेगा आज का हमारा सेल आई कंपेयर दी। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप BA कर रहे हैं वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और देखते हैं सेल आई कंपेयर दी के अंदर जो पॉइंट है विलियम शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं सेल आई कंपेयर दी में विलियम शेक्सपियर किसके बारे में बात करते हैं और सोनेट। तो सबसे पहले हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई सेल आई कंपेयर दी ये एक सोनेट है। क्या है? विलियम शेक्सपियर की एक ये सोनेट है। विलियम शेक्सपियर की ये एक क्या है? सोनेट। सेल आई कंपेयर दी यानी क्या मैं तुम्हारी तुलना कर सकता हूं। तो ये विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अबाउट द ऑथर देखते हैं। अबाउट द ऑथर बात करते हैं अबाउट द ऑथर की। तो ये जो सोनेट लिखी है ये लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। सोनेट क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर अबाउट द ऑथर के बारे में। तो देखिए, विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, यानी कि उसके बारे में कोई फिक्स डेट नहीं है कि भाई इनका जन्म कब हुआ था। इनका जो बैप्टाइज्ड हुआ था, बैप्टाइज मतलब एक जो ईसाई लोग होते हैं इनके धर्म का एक रिवाज होता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता तो चर्च के अंदर जाके उसका नाम लिखवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बैप्टाइज्ड। क्या बोलते हैं? बैप्टाइज। तो जो विलियम शेक्सपियर का बैप्टाइज हुआ था, विलियम शेक्सपियर का जो बैप्टाइज हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1566। इनका जो बैप्टाइज्ड हुआ था वो होता 23 अप्रैल 1567 ईस्वी को इनका बैप्टाइज्ड होता है। और इनका जो जन्म होता है, इनका जो बर्थ पैलेस वो है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। इनका जो बर्थ पैलेस है वो है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, यानी स्ट्रेटफोर्ड ये एक जगह का नाम है और एवन एक नदी है। उस नदी के किनारे जो एक गांव है स्ट्रेटफोर्ड, उस गांव के अंदर इनका जन्म होता है। फिर विलियम शेक्सपियर बड़े होते हैं और ये चले जाते हैं लंदन। कहाँ चले जाते हैं? लंदन जाते हैं और वहाँ पे इनकी जो वहाँ लंदन जाके ये अपना करियर शुरू करते हैं। वहाँ एक जो थिएटर होता है उस थिएटर से ये जुड़ते हैं। एक थिएटर होता है, क्या होता है? थिएटर में जाते हैं और उस थिएटर के अंदर जाके वहाँ उस थिएटर के लिए ये प्लेज लिखते हैं, यानी नाटक लिखते हैं और फिर उस थिएटर के ये पार्टनर भी बन जाते हैं। यानी कि देखिए पहले क्या होता था, बात है 16th सेंचुरी की, तो उस वक्त ये जो सिनेमा वगैरह है ये नहीं हुआ करते थे। लोग थिएटर जाते थे, थिएटर के अंदर जाके जो प्लेस थे, ड्रामास थे उनको देखते थे। तो उस वक्त ट्रेडिशन हुआ करती थी, नाटक लिखा करते थे लोग और फिर जो नाटककार हुआ करते थे, एक्टर्स, वो उनका प्ले करते थे। तो विलियम शेक्सपियर लंदन जाते हैं। लंदन जाके वहाँ पे ये एक थिएटर से जुड़ते हैं और फिर इस थिएटर से जुड़ने के बाद में इस थिएटर के अंदर ये अपनी पार्टनरशिप ले लेते हैं, यानी कि उसका पार्टनर बन जाते हैं और उसका एक दूसरा नाम दे दिया जाता है उसको ग्लोब थिएटर। कौन सा थिएटर? द ग्लोब नाम से उस थिएटर को जाने लगता है। और जो विलियम शेक्सपियर लंदन आए थे वो आए थे 1587 में।
1587 में। देखिए मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ ये हमारे जो बीए के अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर कुछ सवाल मतलब जो छोटे वाले सवाल होते हैं उनके अंदर जो एक एक नंबर के आते हैं उनके अंदर ऐसे सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई विलियम शेक्सपियर जिस थिएटर के पार्टनर बने थे उसका क्या नाम था, तो ग्लोब थिएटर। लंदन कब गए थे, तो 1587। तो ये अबाउट द ऑथर इसकी जानकारी लेना भी हमारे लिए जरूरी है। तो विलियम शेक्सपियर की सोनेट है द सेल आई कंपेयर दी, बर्थ वेलिस इनका है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, और बैप्टाइज्ड हुआ था इनका 23 अप्रैल 1560। और फिर ये 1587 में लंदन जाते हैं और वहाँ एक लंदन जाके एक थिएटर से ये एसोसिएट होते हैं जिसका नाम फिर ये रखते हैं द ग्लोब थिएटर। इस ग्लोब थिएटर में काम करते करते फिर ये अपनी एक कंपनी बनाते हैं, जो कि स्टेज के ऊपर नाटक प्ले करती है, यानी कि एक नाटक दिखाने वाले लोगों की ये कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है लॉर्ड चैम्बरलिन्स सर्वेंट। इनकी एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स सर्वेंट। लॉर्ड चैम्बरलिन्स सर्वेंट, लॉर्ड चैम्बरलिन्स सर्वेंट, ये एक अपनी कंपनी बनाते हैं विलियम शेक्सपियर। और यही कंपनी जब एलिजाबेथन की डेथ हो जाती है और जो एलिजाबेथ के बाद में जेम्स फर्स्ट राजा बनते हैं, तो जेम्स फर्स्ट के किंग बनने के बाद में इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया जाता है, और इस कंपनी का जो नाम है वो लिख दिया जाता है द किंग्स प्लेयर। और इसका नाम कंपनी रिफॉर्म्ड की जाती है, रीनेम्ड की जाती है, इस कंपनी को रीनेम्ड किया जाता है और इस कंपनी का नया नाम दे दिया जाता है द किंग्स प्लेयर। द किंग्स प्लेयर कंपनी को नया नाम दे दिया जाता है और फिर नया नाम दे दिया जाता है और फिर थोड़े समय बाद में ये जो विलियम शेक्सपियर है ये अपने जो करियर था उससे रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर वापस स्ट्रेटफोर्ड आ जाते हैं। और जो इनकी डेथ है वो होती है 24 अप्रैल 1660, 1616 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा अबाउट द ऑथर विलियम शेक्सपियर। तो ये चीज हुई हमारी अबाउट द ऑथर की। अब बात करते हैं इस सोनेट के बारे में कि भाई इस सेल आई कंपेयर दी के अंदर है क्या। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द सोनेट। किसकी? अबाउट द सोनेट। देखिए सोनेट क्या होती है? सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। क्या होती है? 14 लाइन की एक पोएम होती है और उस पोएम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। 4 लाइनों के 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं और 2 लाइनों का एक कपलेट होता है। तो बात करते हैं सोनेट की। तो जो मेन सोनेट है वो जो सबसे पहले सोनेट लिखे गए थे वो इटालियन लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे। कौन सी लैंग्वेज? इटालियन लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले सोनेट लिखा गए थे। और इटालियन लैंग्वेज के अंदर अगर सबसे पहले किसी ने सोनेट लिखे तो वो थे पेट्रार्क। इटालियन सोनेट सबसे पहले किसी ने लिखे तो वो थे पेट्रार्क। फिर इसी इटालियन से इंग्लिश के अंदर इन सोनेट को लाया गया, यानी कि इस इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सोनेट लिखे जाने लगे और वो लिखे थे वोएट ने। वोएट और अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवर्ड जिनका टाइटल था अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवर्ड और थॉमस वोइट। हेनरी हॉवर्ड और थॉमस वोइट ने इंग्लिश के अंदर सोनेट लिखे थे। वोइट और हेनरी हॉवर्ड इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लिश के अंदर इन्होंने सोनेट लिखने शुरू किए थे। और इनका जो सबसे पहला कलेक्शन था, यानी कि वोइट और हेनरी के सोनेट का पहला कलेक्शन निकलता, एक पोइटिक कलेक्शन था जिसको बोलते हैं टर्टल्स मिसलेनी, जो 1557 के अंदर आया था। ये भी चीज दे रखी है हमारे इस बुक के अंदर,
टटल्स मिसलेनी, टटल्स मिसलेनी, टटल्स मिसलेनी 1557 के अंदर ये कलेक्शन निकला था। ये इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट कलेक्शन था, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का पहला कलेक्शन था जो हेनरी हॉवर्ड और थॉमस वोइट के द्वारा लिखा गया था। वोइट ने इन सोनेट को लिखा और जो हेनरी हॉवर्ड थे इन्होंने सोनेट की जो राइम स्कीम थी, जो मीटर था और जो राइम स्कीम है, मीटर है, उसको इन्होंने डिवीजन किया था हेनरी हॉवर्ड ने। अगर आप सोनेट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारी इसी यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, उसके अंदर जाके आप स्पेशली सोनेट के बारे में हमारा वीडियो, उसको जाके देखिए और आप सोनेट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हेनरी हॉवर्ड और अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश के अंदर सोनेट को। और ये जो सोनेट लिखे जाते थे ये इटालियन ट्रेडिशन के अंदर लिखे जाते थे। कौन सी ट्रेडिशन? इटालियन ट्रेडिशन। इटालियन ट्रेडिशन के अंदर ये सोनेट लिखते थे और फिर विलियम शेक्सपियर ने इन सोनेट को पॉपुलर किया था। किसने किया था? विलियम शेक्सपियर ने। तो देखिए सोनेट को लिखने की एक राइम स्कीम होती है। बात करते हैं थोड़ी सी राइम स्कीम की। तो जो विलियम शेक्सपियर की राइम स्कीम थी, शेक्सपियर्स राइम स्कीम, विलियम शेक्सपियर की जो राइम स्कीम हुआ करती थी वो थी ए बी ए बी ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी, ई एफ जी जी। देखिए ये चीज क्या है? राइम स्कीम। राइम स्कीम बेसिकली जो हम बोल सकते हैं तुकबंदी। जैसे कि ये सोनेट है हमारा, तो इन सोनेट की आप जो लाइन का लास्ट वर्ड है उसको देगी। देखिए डे, टेम्परेट, में और डेट। तो इसके अंदर जो लास्ट वाले वर्ड है उनके अंदर राइमिंग हो रही है। जैसे देखिए ए बी यानी कि पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये 4 लाइनें हैं। तो इसको बोलते हैं क्वाट्रेन। क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन। तो ये पहला क्वाट्रेन हो गया, ये दूसरा क्वाट्रेन और ये तीसरा क्वाट्रेन। और ये जो लास्ट की 2 लाइनें इनको बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट। तो ये तो हो गया क्वाट्रेंस और ये हो गए कपलेट। तो देखिए ए बी, डे, टेम्परेट। अब वापस ए बी यानी कि जो पहली लाइन है और तीसरी लाइन है, ये पहली और ये तीसरी, इसके अंदर का जो लास्ट वाला वर्ड है उसके अंदर राइमिंग होगी। जैसे डे, में। अब बी यानी दूसरी और चौथी लाइन के अंदर राइमिंग होगी, टेम्परेट, डेट। तो इसको बोलते हैं राइम स्कीम। तो जो विलियम शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम थी वो थी ए बी सी डी ई एफ जी जी। यानी देखिए जो लास्ट वाली लाइन कपलेट सी थी, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो ये थी राइम स्कीम। तो अब चलिए बढ़ते हैं, ये जो सेल आई कंपेयर थी सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, इसको समझते हैं, देखते हैं पोइट इसमें क्या कह रहा है। देखिए बेसिकली सोनेट जो होता है वो एक किसी लेडी को एड्रेस करके लिखा जाता है। किसी लेडी को एड्रेस करके लिखा जाता है। और जो लेडी होती है वो हार्टलेस होती है। ये लेडी कैसी होती है? हार्टलेस का मतलब आप जानते ही हैं। एक पोइट है वो अपने फ्रेंड को, अपने किसी फीमेल पार्टनर को एड्रेस करके एक सॉन्ग लिखता है, गीत लिखता है। सोनेट 14 लाइन का होता है और उसके अंदर वो उसे एड्रेस करता है और वो जो लेडी है वो हार्टलेस है, यानी कि वो उसकी बातों को नहीं मान रही है। बेसिकली सोनेट में क्या होता है कि इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है
क्वार्टरन और एक होता है कपलेट। कपलेट तो देखिए इसके अंदर तो होगी प्रॉब्लम। क्या होगी? प्रॉब्लम। यानी ये जो हम यहाँ तक पढ़ेंगे इसके अंदर पॉइंट किसी प्रॉब्लम को बताएगा कि भाई मुझे ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये समस्या है, वो समस्या है, और कपलेट के अंदर वो इसका सॉल्यूशन देगा। क्या करेगा? इसके अंदर वो उसका सॉल्यूशन देगा। तो देखिए बात करते हैं सेल आई कंपेयर दी, यानी कि क्या मैं तुम्हारी तुलना कर सकता हूं। तो ये क्या है कि इसके अंदर विलियम शेक्सपियर अपने एक फ्रेंड की जो गर्मी के दिन है उनसे तुलना कर रहे हैं। इनसे तुलना कर रहे हैं, अपने फ्रेंड की गर्मी के दिनों से तुलना कर रहे हैं कि भाई क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के दिनों से कर सकता हूं। जैसे कि जो गर्मी के दिन होते हैं वो उसके अंदर धूप तेज होती है, चमकीले होती है, तेज हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे उस यहाँ तक तो वो उसकी तुलना कर रहा था कि भाई मेरा दोस्त ऐसा है और गर्मी के दिन ऐसे हैं। और जो लास्ट की 2 लाइन है उसके अंदर वो सॉल्यूशन देता है कि भाई मेरे ये जो गर्मी के दिन है ये तो टेम्परेट है, यानी अस्थायी है, मतलब थोड़े दिनों के लिए। इनकी जो गर्मी के दिनों की लाइफ होती है वो थोड़े दिनों के लिए होती है। ये तो मई के अंदर शुरू होते हैं और फिर थोड़े महीनों में खत्म हो जाते हैं। इनके अंदर जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, जो कलियां होती हैं फूलों की वो टूट के गिर जाती हैं। लेकिन जो मेरा दोस्त है वो ब्यूटीफुल है, उसकी जो सुंदरता है वो परमानेंट है, यानी कि अगर वो खत्म हो जाएगा तो भी उसकी ब्यूटीफुल जो उसकी सुंदरता है वो रहेगी। उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होने वाली है। जिस प्रकार से गर्मियों के जाने के बाद में सर्दी आ जाती है, तो मेरे दोस्त के साथ में ऐसा नहीं होने वाला है। उसकी सुंदरता अमर है। मैं जो उसकी सुंदरता इस सोनेट के अंदर बता रहा हूं, जब तक ये दुनिया रहेगी, यानी कि एज लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ एंड और आई कैन सी, यानी कि जब तक ये लोग सांस लेंगे, यानी ये दुनिया सांसें लेगी, दुनिया रहेगी और ये दुनिया इन आंखों से देखेगी, तब तक मेरे दोस्त की ये जो सुंदरता है वो रहेगी। क्योंकि मैं उसे इस सोनेट के अंदर बता रहा हूं कि लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी। क्योंकि जब तक लोग इस सोनेट को पढ़ेंगे तब तक मेरे दोस्त की सुंदरता और अधिक बढ़ती जाएगी। तो देखिए इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के दिनों से कर सकता हूं। समर यानी गर्मी। सेल आई कंपेयर दी, देखिए दी का मतलब होता है तुम्हारी, दी का मतलब होता है तुम्हारी, लिटरेचर का वर्ड है दी। सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के दिनों से कर सकता हूं। दाउ आर्ट मोर लवली, देखिए यह आर्ट का यह मतलब है ब्यूटी से। यहां आर्ट का मतलब है ब्यूटी से। दाउ आर्ट, तुम्हारी जो सुंदरता है, मोर लवली वो ज्यादा है, एंड मोर टेम्परेट और वो ज्यादा स्थायी भी है। क्या है? स्थायी भी है। तुम्हारी जो सुंदरता है वो ज्यादा गर्मी के दिन से ज्यादा है और वो स्थायी भी है। नहीं कि गर्मी के दिन तो भाई आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जो तुम्हारी सुंदरता है वो गर्मी के दिनों से ज्यादा है और वो स्थायी भी है। यानी कि गर्मी के दिन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी जो इंटरनल यानी आंतरिक सुंदरता है, जो तुम्हारे गुण है, वो तो जिंदगी भर वैसे के वैसे रहेंगी। रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड्स का मतलब होता है जो गर्मी के अंदर हवाएं चलती हैं, जो लू चलती है गर्मी के अंदर, उसको यहाँ पे बोला है रफ विंड्स। तो रफ विंड्स डू शेक, कि जो गर्मी की गर्म हवाएं हैं, डू शेक हिला देती है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, उन कलियों को। मे का मतलब मई और डार्लिंग बर्ड्स का मतलब होता है कलियां, यानी कि उन फूलों की कलियों को हिला देती है। यानी कि भाई जब गर्मी के अंदर तेज हवाएं चलती हैं तो एक तो वैसे पानी की कमी होती है और फिर ऊपर से गर्मी पड़ती है तो वो कलियां क्या होती है, मुरझा जाती है, और जब हवा चलती है तो वो इधर उधर खिलने लगती है। तो रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, यानी कि गर्मी की गर्म हवाएं, वो रफ विंड्स उन कलियों को हिला देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू सॉर्ट दैट, एंड समर्स लीज, देखो लीज का मतलब यहाँ पे है लाइफ से। किससे?
लाइफ से। लीज का मतलब यह है लाइफ। एंड समर्स लीज, और जो गर्मी का जीवन है, जो गर्मी का जीवन है यानी गर्मी का काल, गर्मी का जो समय है, हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, वो बहुत ही छोटा है। शॉर्ट यानी छोटा। देखो हैथ का मतलब है यहाँ पे हेज से। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, जो गर्मी का जीवन है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि गर्मी का समय तो कुछ महीनों के लिए आता है, लेकिन मेरे दोस्त की जो सुंदरता है वो तो जीवन भर रहने वाली है। समटाइम्स टू हॉट, समटाइम्स टू हॉट, कभी कभी तो बहुत गर्म होता है, यानी कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं। और समटाइम टू हॉट, और कभी कभी बहुत गर्मी होती है। द आइज ऑफ हेवन साइंस, और जो हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग की आंख है वो चमकती है। देखो आइज ऑफ हेवन, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। आइज ऑफ हेवन साइंस यानी सन, इस आइज ऑफ हेवन का मतलब है सन। भाई जो आइज ऑफ हेवन यानी कि जो सूर्य है वो साइंस चमकता है। आइज ऑफ हेवन यानी उस स्वर्ग की आंख, स्वर्ग की आंख किसे कहा गया है, सूर्य को, सन को। साइंस यानी कि स्वर्ग की आंख जो है वो चमकती है, यानी कि सूर्य तेज चमकता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और अक्सर उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन का मतलब है यहां से रंग, कॉम्प्लेक्शन यानी रंग, और अक्सर उसके सोने जैसा जो रंग है वो डिम्ड, वो मंद पड़ जाता है। क्या हो जाता है, मंद पड़ जाता है। डिम्ड का मतलब होता है मंद होना। तो सूरज का जो सोने जैसा रंग है वो मंद पड़ जाता है। कॉम्प्लेक्शन यानी रंग, गोल्ड यानी सोना। तो एंड ऑफन अक्सर इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, उसका सोने के जैसा जो रंग है वो मंद पड़ जाता है। कब पड़ता है, जब बादल छा जाते हैं तो सूरज का जो रंग है वो मंद पड़ जाता है वो। एंड एवरी फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, और एवरी फेयर, और उसकी जो सुंदरता, यहाँ फेयर का मतलब भी ब्यूटी से है, यानी कि जो सूरज की ब्यूटी है वो। एंड एवरी फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, डिक्लाइन यानी कम पड़ना, डिक्लाइन का मतलब कम पड़ना या ढल जाना, ढल जाना। और उसकी जो फेयर, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो रोशनी है वो डिक्लाइंस, कम पड़ जाती है, यानी कि सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाती है। उसका जो सोने जैसा रंग है, उसकी जो रोशनी है वो कम पड़ जाती है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, बाय चांस यानी कि अक्सर, नेचर्स चेंजिंग प्रकृति के बदलने से, यानी कि प्रकृति के अंदर जब बादल छा जाते हैं, आकाश में जब बादल छा जाते हैं तो उसका जो रंग है, उसकी जो सुंदरता है वो डिम्ड हो जाती है, मंद पड़ जाती है। चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड बाय थी इंटरनल समर्स सेल नॉट फेड, लेकिन जो तुम्हारे अंदर की गर्मी है, थी यानी थाई, थाई का मतलब होता है तुम्हारी, तुम्हारी जो इटरनल यानी तुम्हारे अंदर की जो गर्मी है, समर सेल नॉट फेड, वो कभी भी फीका नहीं पड़ेगी। फेड का मतलब होता है फीका पड़ना, फेड यानी फीका या मंद होना। तो भाई जो मेरे दोस्त के अंदर, यानी कि वो पोइट है शेक्सपियर, वो अपने दोस्त को कह रहे हैं कि भाई सूरज तो ये ढलता रहता है, उगता रहता है, कभी गर्म होता है, कभी मंद पड़ जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो गर्मी है, यानी कि तुम्हारे अंदर की जो सुंदरता है वो कभी फेड होने वाली नहीं है, यानी वो कभी फीका पड़ने वाली नहीं है। नॉर लूज पोजेशंस ऑफ दैट फेयर द वेस्ट, और जो तुम ये सुंदरता लिए हुए हो, पोजीशन का मतलब किसी के ऊपर किसी अधिकार होना, तो नॉर लूज पोजेशंस, तुम उसके ऊपर अपना हक भी नहीं खोओगे। ऑफ दैट फेयर टू वेस्ट, जो फेयर, जो सुंदरता तुम्हारी है वो तुम कभी खोने वाले नहीं हो, जो तुम्हारी सुंदरता है तुम उसे कभी खोने वाले नहीं हो। व्हेन इन इंटरनल लाइंस टू टाइम टू ग्रॉस्ड, यानी कि जब व्हेन इटरनल लाइंस टू टाइम, समय के साथ में जो तुम्हारे आंतरिक गुण है, टाइम दो ग्रॉस्ड यानी कि समय के साथ में जब तुम बढ़ते जाओगे, ग्रॉस्ड का मतलब बढ़ना,
वृद्धि करना कि भाई समय के साथ में जब तुम बढ़ते जाओगे तो तुम्हारी जो सुंदरता है वो कम नहीं होने वाली है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक लोग सांसें लेंगे, और आई कैन सी, और जब तक आंखें देख सकती है, यानी कि जब तक लोग सांस लेंगे और ये आंखें देखेगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक तुम जिंदा रहोगे, एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी, और ये तुम्हें जीवन देती रहेगी। यानी कि भाई मैंने तुम्हारी तुलना इस समर से की है, यानी कि एक सोनेट लिखा है कि जब तक लोग मेरी इस सोनेट को पढ़ेंगे तब तक तुम्हारी सुंदरता जीवित रहेगी। क्या रहेगी? तब तक तुम्हारी सुंदरता जीवित रहेगी। यानी कि जब तक इज सो लॉन्ग इज मैन कैन ब्रीथ, जब तक लोग सांसें लेंगे, एंड आईज कैन सी, और जब तक आंखें देखेगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये जिंदा रहेगी। कहने का मतलब ओवरऑल जो इसका मीनिंग है वो है कि जब तक दुनिया रहेगी तुम्हारी सुंदरता वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि तुम्हारी सुंदरता कम नहीं होने वाली। सूरज तो निकलता है और ढल जाता है, लेकिन तुम्हारी सुंदरता दिन हो चाहे रात हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वैसी की वैसी रहेगी। अब ये जो सोनेट है ये किसको एड्रेस किया गया? एक लेडी थी विलियम शेक्सपियर की लाइफ में, WH। अब इस WH कौन थी इसका पूरा नाम तो पता नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि भाई ये जो विलियम शेक्सपियर किसी को जो सोनेट लिखते थे, इन्होंने 154 सोनेट लिखे थे। कितने? 154 सोनेट लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश के अंदर। तो वो जो 154 सोनेट से उनमें से अधिकतर सोनेट इस WH को एड्रेस किए गए, और विलियम शेक्सपियर की 18 साल की उम्र में जो मैरिड हुई थी, शादी हुई थी, वो हुई थी एने हैथवे के साथ में। एने हैथवे के साथ में इनकी शादी हुई थी, और फिर इनसे इनको ट्विंस पैदा हुए थे, यानी कि 2 जुड़वा बच्चे भी पैदा हुए। पहले इनकी एक लड़की हुई, फिर इनको 2 ट्विंस जन्मे थे। वो भी चीजें आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारे सेल लाई कंपेयर थी का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।